हेलो एवरीवन। आज 11 नवंबर है और आज के करंट अफेयर के टॉपिक्स में हम लोग ग्रैंड मास्टर, प्रोजेक्ट सन कैचर, अब्राहम अकॉर्ड्स, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ग्रैंड मास्टर देखते हैं। इंडिया के 91st जो ग्रैंड मास्टर है वो कौन बने हैं? राहुल वीएस। अब ये कौन से स्टेट से हैं? तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु से इंडिया के सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर इंडिया को तमिलनाडु ने दिए हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रैंड मास्टर बनते कैसे हैं चेस में? अगर कभी आपको ग्रैंड मास्टर बनने का मन करे यूपीएससी के साथ साथ, तो कैसे बन सकते हैं? तो अगर साथ में बनना है तो आपके लिए काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि इसकी तैयारी तो बचपन से ही शुरू हो जाती है। और ग्रैंड मास्टर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है चेस में FIDE, रैंकिंग। इसमें रैंकिंग मिलती है और इसमें जो पॉइंट्स होते हैं, एक प्लेयर को कम से कम 2500 की रेटिंग को क्रॉस करना पड़ता है, तब जा करके वो GM बन पाता है। तो रही बात की GM की, तो आपको मैंने ये बता दिया कि 91st GM कौन थे? राहुल वीएस। ठीक है। तो इसके साथ में अगर किसी को ये परस्यू करना है तो वो कर सकता है। ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो प्रोजेक्ट सन कैचर है। अब प्रोजेक्ट सन कैचर गूगल ने लॉन्च किया है इस प्रोजेक्ट को। इसका काम क्या है? ये स्पेस में AI डेटा सेंटर्स बनाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग रिस्ट्रिक्ट होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेस में AI डेटा सेंटर क्यों बनाना है? AI डेटा सेंटर मतलब डेटा सेंटर जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। जैसे आपने सुना होगा, इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज से या वेस्टर्न कंपनीज से काफी इशू था। इंडिया का कहना था कि वो इंडिया का डेटा इंडिया में स्टोर करे, पर वो ये करने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसी टाइप का डेटा जो होता है वो, जो गूगल है वो स्पेस में स्टोर करेगा, क्योंकि ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं, मतलब बहुत वास्ट एरिया होता है इनका, जिसमें बहुत बड़ी मशीनें होती हैं, ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर्स ही होते होंगे वहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। तो अब ये हीट जनरेट होती है तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म करेगी। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये हम स्पेस में बनाते हैं, क्योंकि स्पेस में हीट डिसिपेट हो जाएगी बहुत आसानी से। तो ये गूगल का एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। लेट्स सी ये कितना इफेक्टिव होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो अब्राहम अकॉर्ड से रिलेटेड है। अब अब्राहम अकॉर्ड दो कंट्रीज के बीच में है, इसराइल और अरब्स। अरब्स में जो भी अरब नेशंस मिडिल ईस्ट के आते हैं वो है। 2020 में लॉन्च हुआ था। सबसे पहले ज्वाइन करने वाले इसके कौन थे? UAE था, बहरेन है, सूडान है और मोरक्को है। ठीक है। जिसमें से सूडान और मोरक्को आपको पता ही होगा अफ्रीकन नेशन है। UAE और बहरीन मिडिल ईस्ट में आते हैं। अब सेंट्रल एशिया से किसने किसने ज्वाइन किया? सेंट्रल एशिया से किसी ने नहीं ज्वाइन किया था। रिसेंटली कजाकिस्तान फर्स्ट कंट्री बना है सेंट्रल एशिया का अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करने वाला। सेंट्रल एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? KKTTU, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। कैसे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अब कजाकिस्तान के बारे में एक यूनिक फीचर और है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर है। अप्रोक्सीमेटली 40% यूरेनियम ये प्रोड्यूस करता है। कंट्रीब्यूशन है इसका एक्चुअली। अब आपको अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी पता होगा, तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि मेन मैटर है क्या। इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे कॉम्प्लेक्स इशू है। इसको 1948 में जब इसराइल कंट्री बना है, तो अरब नेशंस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये एरिया पहले पैलेस्टीन के नाम से जाना जाता था। जो इसराइल का एरिया था इसको पहले पैलेस्टीन के नाम से कहते थे, जहाँ पे अरब, मुस्लिम और जूइश कम्युनिटी दोनों रहते थे। अब इसराइल बनने के बाद 1948, 1967, 1973 में इसराइल और अरब कंट्रीज के बीच में वॉर्स हुई। 1967 की जो वॉर थी उसको 6 डे वॉर कहते हैं। ठीक है। इसमें इसराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा और ईस्ट जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। वेस्ट बैंक पर, गाजा पर और ईस्ट जेरूसलम, ये रहा। ईस्ट जेरूसलम पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। कुछ कंट्री जैसे इजिप्ट और जॉर्डन ने बाद में इसराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली, पर पैलेस्टीन इशू अभी भी अनरिजॉल्व्ड ही है, जहाँ पे लोग अपनी इंडिपेंडेंस, स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। और आज भी इसराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। अब हमास क्या है? हमास को कौन बैक करता है? हमास को ईरान बैक करता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि ईरान, सऊदी, UAE, फिर इजिप्ट, बहुत सारे मल्टीपल
इसमें कंट्रीज इंक्लूड हो गए हैं एक कॉन्फ्लिक्ट में, इसीलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अभी भी इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में इशू चल ही रहा होगा, जैसा आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने पीस डील साइन कराने की कोशिश की थी और वो साइन भी हो गई है, पर पूरी तरीके से सीज फायर अभी नहीं हुआ है। तो जो अगला टॉपिक है वो है रामसर कन्वेंशन। अब रामसर कन्वेंशन क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। किसके लिए? वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स के लिए। ऐसा नहीं कि वेटलैंड का यूज ही नहीं करना है, वाइजली यूज करना है। इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड भी कहते हैं। 2 फरवरी 1957 1971 को साइन हुआ था। इसी दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं, 2 फरवरी के दिन। इसका सेक्रेटेरिएट आईयूसीएन के हेडक्वार्टर में ही है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, जो कि है। 172 पार्टी इसके मेंबर हैं, और इंडिया इसका पार्टी बना था 1982 में। अब रिसेंटली मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गोगा बिल लेक इंडिया की लेटेस्ट रामसर साइट एडिशन हुई है, जो कि कहाँ पे है? बिहार में है। तो जो हमारा अगला टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है पीएम मित्रा पार्क। इंडिया को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाना है, और इस गोल के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था पीएम मित्र पार्क स्कीम। तो पीएम मित्र का मतलब होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल विजन एंड अपैरल पार्क्स। इसका मेन एम जो है वो है फ्रॉम फार्म टू फैशन टू फॉरेन। मतलब पूरे टेक्सटाइल वैल्यू चेन को एक जगह पे इंटीग्रेट करना, कॉटन से लेकर के रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट तक, जिसको 5F विजन भी कहते हैं। फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। गवर्नमेंट ने 7 स्टेट्स में मेगा टेक्सटाइल पार्क बना लिए हैं। हर पार्क में स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सब एक ही कैंपस में होंगे। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी इंप्रूव हो सकती है। स्कीम्स के लिए अराउंड 4400 करोड़ का बजट बनाया गया है, और ये स्कीम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलेगी। अब इसके बेनिफिट्स तो नॉर्मल सी हैं, जो आप मेंस में अगर क्वेश्चन इससे से रिलेटेड आते हैं तो बेनिफिट्स लिखने बहुत ही इजी होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्कीम्स के बेनिफिट कॉमन ही होते हैं कि इससे जॉब्स होंगी और इंडिया के एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। अगर एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें हो जा रही है तो पोल्यूशन और वेस्टेज भी कम हो पाएगा। तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर में आता है। 1920 अरे सॉरी 2021 में लॉन्च हुआ था। 6 ईयर की ड्यूरेशन के लिए ये चलेगा। और पीएम ने इंडिया की जो लार्जेस्ट पीएम मित्रा पार्क है वो एमपी के भैसोला में इनॉग्रेट कर दिया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि स्टेट को कम से कम 1000 एकड़ लैंड प्रोवाइड करना होगा। किसके लिए? टेक्सटाइल पार्क जो बनने वाला है उसके लिए। और अगर क्वेश्चन आता है कि जैसे यूपीएससी में कभी कभी ट्रैप करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इस स्कीम के अंदर सिर्फ ग्रीनफील्ड्स पार्क पे ही फोकस किया जाएगा, तो ऐसे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, क्योंकि ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों को डेवलप किया जा रहा है। तो इसके लिए नहीं, अगला जो है वो कॉफी है। कॉफी, जैसे यूपीएससी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक बार आया था कि ये कोकोआ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अगर आंसर पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट में। हम देखते हैं अभी कॉफी के बारे में। कॉफी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है, जिसको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 15 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। रेन कितनी चाहिए होती है? 150 to 250 सेंटीमीटर। अब अंडर शेडी ट्रीज ही ये ग्रो किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसी से रिलेटेड बहुत यूनिक फैक्ट भी है कि इसको अंडर शेडी ट्री ही ग्रो करते हैं, हिल के स्लोप्स पे ग्रो करते हैं। राइपनिंग स्टेज में ड्राई वेदर चाहिए होता है। अब प्रोड्यूसर्स में देखें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? ब्राजील है। 40% इसका कंट्रीब्यूशन है। इंडिया 7th रैंक पे है। एक्सपोर्टर में भी सबसे आगे ब्राजील है, पर एक्सपोर्ट में इंडिया 5th रैंक पे है। अब इंडिया में कौन सी कॉफी है? रोबस्टा है और अराबिका। जो अरेबिका है वो एक्सपेंसिव ज़्यादा होती है, पर इंडिया में रोबस्टा ज़्यादा होती है। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉफ़ी तो आपकी डेली हैबिट में होगी। आप अलग अलग कॉफ़ी भी पीते होंगे, जैसे नेस्कैफे हम लोग पीते हैं, फिर टाटा ग्रैंड की कॉफ़ी है, कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी है, डेविडॉफ है, साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी है। अलग अलग टाइप की कॉफ़ी भी आप ट्राई कर सकते हैं। वो सारी कॉफ़ीज जनरली रोबस्टा ही होती है, क्योंकि अरेबिका इंडिया में होती भी बहुत कम है और बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। तो आप सिलेक्शन के बाद अरेबिका ट्राई कीजिएगा, अभी तो रोबस्टा पे ही फोकस कीजिए।
और इंडिया में सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? फिर इंडिया में सबसे ज्यादा कर्नाटक प्रोड्यूस करता है, जो 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडिया के टोटल कॉफी प्रोडक्शन में। अब एक इशू हुआ है किससे, ईयूडीआर। अब ईयूडीआर क्या है? जैसे यूरोपियन यूनियन काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज पे आजकल फोकस कर रहा है। तो उन लोगों ने सोचा कि जो उनके यहाँ प्रोडक्ट्स बाहर से एक्सपो इम्पोर्ट होकर के आते हैं सेल होने के लिए, वो भी क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। कि यूरोपियन कंट्रीज तो अपने 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 देश में क्लाइमेट के लिए एडेप्टेशन और मिटिगेशन कर ही रहे हैं, लेकिन जो सामान वो इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी क्लाइमेट फ्रेंडली होने चाहिए। इसके लिए उन लोगों ने ईयूडीआर नाम का एक एक्ट लेकर के आए हैं वो, जिससे कि जो वो सामान वो इंपोर्ट ही नहीं करेंगे जिससे जो क्लाइमेट को हार्म कर रहा है। जैसे कॉफी इंडिया में प्रोड्यूस हुई, पर कॉफी प्रोड्यूस करने के लिए हमने बहुत सारे फॉरेस्ट काट दिए, तो उस टाइप की कॉफी वो इंपोर्ट ही नहीं करेंगे हमसे। उन्हें क्लाइमेट फ्रेंडली कॉफी चाहिए। तो इस वजह से इंडिया में भी जो कॉफी बोर्ड है उसने फार्मर्स के अपग्रेडेशन में काम किया। काफी फार्मर्स को इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है कि आप लोग भी जो कॉफी बना रहे हैं या जो कर रहे हैं, वो क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए बनाइए। ठीक है, तो इस चीज में तो ईयूडीआर में इतना ही था, और आज की वीडियो में भी इतना ही है। थैंक यू।